माइंड पावर को बढ़ाने की। इस क्लास में देखेंगे कि क्या हम करें जिससे हमारा माइंड पावर, मन की शक्ति या आत्मा की भी शक्ति दोनों साथ साथ बढ़ जाए। सबसे पहली विधि अवेयरनेस, ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस अर्थात माइंडफुलनेस, अर्थात जागरण, अर्थात स्मृति। स्वयं को याद दिलाना है मैं कौन हूं। हर कार्य अवेयरनेस के साथ करना है। यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं, संपूर्ण जागरण से सुनना है। फिर मन ना अतीत में जाए ना भविष्य में। भोजन कर रहे, केवल भोजन कर रहे, अवेयरनेस के साथ कि मैं भोजन कर रहा हूं। चल रहा हूं इस अवेयरनेस के साथ कि मैं चल रहा हूं। अवेयरनेस को जागृत करना है तो इस माइंड की जो पावर्स है वो बढ़ेगी। पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन। द मोर फोकस दे आर, द मोर इल्यूमिन्ड दे बिकम। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों की तरह है। उसको फोकस कर दो तो शक्तिशाली हो जाएगा वो। तो सबसे पहली विधि है उस जागरण को लाना है। जापान में एक धर्म है जिसे ज़ेन फिलॉसफी कहते हैं। ज़ेन का एक ही प्रिंसिपल है, जागरण, माइंडफुलनेस। बेहोश होकर कुछ भी नहीं करना। जैसे हम यहां से चल रहे और यहां गड्ढा है, पर मैं पूरा होश में हूं तो गिरूंगा उसमें। मैं गिरता तब हूं जब मैं बेहोश हो जाता हूं। जीवन में गिरते हम तब हैं जब बेहोश हो जाते। जब संपूर्ण जागरण में चल रहे हैं तब गिरने की संभावना, गलतियों की संभावना बहुत कम है। जब मैं अवेयर हूं, जैसे 2 दिन से 3 दिन से कि 2-3 दिन से जैसे आप यहां हैं, एक अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। एक अलग प्रकार की अवेयरनेस है जो शायद पहले नहीं थी, जो कि अब है। जो कुछ हो रहा है अवेयरनेस के साथ करना, जाग कर करना। घर पर है, ऑफिस में है, जॉब पर है, कंपनी में है, जहां पर भी है, अपने आप को जगा कर रखना है कि मुझे पता है मैं अब ये कर रहा हूं। नहीं तो मन में संकल्पों की ऊहापोह, संकल्पों का जंजाल, विचार ही विचार, विचार ही विचार। एक काम, क्लास में बैठे परंतु विचार चालू है दोपहर को क्या करना है। दोपहर में पहुंचे तो चालू है सुबह क्या हुआ। व्यक्ति वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए, वो कहीं और जगह पर है। इसके लिए मन की शक्तियां बिखरी हुई है, उन्हें संग्रहित, एकाग्र करना है। तो सबसे पहली चीज जो दिनचर्या में लाना है, अवेयरनेस। अभी सुन रहा है, मैं केवल सुन रहा हूं और कुछ नहीं। और जो शब्द सुनाई पड़ रहे कानों में, सुनते सुनते ही आत्मसात कर लेने। एक है लिखना, वो भी अच्छी बात है। लिखना, फिर बाद में पढ़ना, याद करना, रिवाइज करना। पर उससे भी अच्छा है जब भी कोई नई बात सुनो तुरंत धारण कर लो। क्योंकि क्रांति एक क्षण में ही घटती है। कितना भी उस हाथी को निकालने की कोशिश की, नहीं हुआ। और जैसे ही उस हाथी ने रणभेरी सुनी, एकदम से जागृत, एकदम से क्रांति हो गई और बाहर निकल के आ गया। शायद हम भी जीवन में ऐसे ही किसी सूक्ष्म मानसिक या भावनात्मक दलदल में फंसे हैं। और उससे हमें स्वयं को ही बाहर निकालना है। और बाहर निकालेंगे अवेयरनेस से, जागरण से। खुद को जगाना, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। पश्चिम जगत में एक विचारक कभी हुआ था, इमैनुअल कैंट। दिन रात सोचते रहता था जीवन की पहेली के बारे में, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है। रात रात जागता था।
एक बार ऐसे ही रात रात जागते हुए सुबह उठा, 3 बज गए थे और गया किसी एक बगीचे में, घूम रहा है उस बगीचे में। बगीचे का जो माली था उसने देख लिया इतनी सुबह सुबह कौन है यहां पर। वो लालटेन लेकर बाहर निकलता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए, किस लिए यहां घूम रहे हो। इमैनुअल कैंट कहता यही तो प्रश्न है मेरे जीवन के। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। ये जीवन के प्रश्न है। जब तक इन प्रश्नों के उत्तर न मिल जाए बेचैनी रहनी चाहिए। नहीं तो जीवन ऐसा ना हो कि पूरा जीवन हम जी लिए और अंत में ऐसा लगे कि जीवन हाथ से निकल गया। पश्चिम जगत के एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने अपना सारा जीवन संशोधन में लगा दिया। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, परमाणु, अणु में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। परंतु अब जब जीवन की शाम है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन हाथों से ही निकल गया, जो करना था वो किया ही नहीं। ये वैक्यूम कैसा, ये रिक्तता कैसी, ये अकेलापन कैसा आ गया। जीवन में इतनी प्रसिद्धि पाई, इतना नाम सम्मान, पैसे, धन, शोहरत, पत्नी, बच्चे, सब कुछ है, पर हृदय रिक्त है, क्योंकि वो नहीं पाया जो पाना था। पाना कुछ और ही था, शायद दिशा ही भूल गई। और ये कहां पहुंच गया, जहां सब कुछ होते हुए भी वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी सर्वत्र पर पीने के लिए पानी नहीं। तो माइंड पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए फॉर अवेयरनेस, बी सेकंड बैलेंस। जो बातें हम सुना रहे ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्लास के बाद हम पूरी वापस पूछेंगे आपसे। बी अर्थात बैलेंस, 2 चीजों का, भोजन और नींद। साइंटिफिक स्टडीज कहती है जो ओवर ईटिंग करते हैं उनके ब्रेन को कम ऊर्जा मिलती है। रैट्स पर, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको बहुत खिलाया गया, पाया गया उनको ब्रेन को बहुत कम ऊर्जा मिल रही है। कंट्रोल डाइट। यदि माइंड को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है, तो बैलेंस लाना पड़ेगा भोजन पर। कभी भी खा लिया, कितना भी खा लिया, कैसा भी खा लिया, कहां का भी खा लिया, उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। बीमारियां बढ़ रही है संसार में। ज्यादा बीमारियां कम खाने से बढ़ रही है या ज्यादा खाने से? ज्यादा खाने से। व्यक्ति इतना खाता है कि उसमें से आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का। रहमदिल है बहुत, डॉक्टर के पेट की उसको ज्यादा चिंता है। कंट्रोल डाइट, बैलेंस लाना है, ना अति ऊंचम ना अति नीचम। अगर माइंड पावर को बढ़ाना है, मन की शक्तियां बढ़ानी है, और शक्तियों की बहुत आवश्यकता है दिन भर। कोई आकर हमें कुछ कुछ कह दे, गालियां दे दे, गुस्सा कर दे, और हमने भी वो किया, अर्थात हम कम शक्तिशाली हुए। शक्ति अर्थात सहन, शक्ति अर्थात समाना। वो पावर हम में कितनी है, इंसल्ट को सहन करने की शक्ति हम में कितनी है। ये शक्तियां है, ये सूक्ष्म शक्तियां है। खान अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, सरहद गांधी, खुदाई खिदमतगार सुना होगा, खुर्द टोपी, लाल कपड़े पहनते थे वो एक सभा में बैठा था। महात्मा गांधी का प्रवचन, भाषण चालू था, कांग्रेस की सभा थी, ढेर सारे लोग थे, और अचानक एक युवक खड़ा हुआ और महात्मा गांधी को कहने लगा, तुम कायर हो, भाग जाओ यहां से, चले जाओ हमारे देश से, तुम कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए, और बहुत सारी गालियां देने लगा। महात्मा गांधी सुन रहे थे, एक शब्द भी नहीं कहा।
खान अब्दुल गफार खान ने देखा ये कौन व्यक्ति है कि इतना इंसल्ट होने के बाद में भी जो सहन कर ले, जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और तब जाके उसने अहिंसा का पथ अपनाया। प्रभाव किसका पड़ा? शक्ति का। शक्ति कौन सी थी? शरीर की नहीं, मन की पावर थी। तो दूसरा है बैलेंस। बैलेंस करना है भोजन। 3 बातें भोजन में होनी चाहिए जो मन में या डायरी में नोट करके रखना है। भोजन हमारा स्वास्थ्यवर्धक हो। दूसरा, ऐसा ना हो कि जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, एक्साइटमेंट। और तीसरा, इतना ना हो जो आलस और प्रमाद को लेके आए। दूसरा बैलेंस है भोजन और नींद। सम्यक राइट स्लीप। बहुत नींद करना, यह नहीं समझना कि बहुत नींद कर लिया तो दिनचर्या अच्छी होगी, आराम ज्यादा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री कितना घंटा सोते? 4। हम 4 घंटे की तो बात नहीं कर रहे, परंतु शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। और आराम करने की एक विधि नींद है। यदि वही नींद, वही आराम किसी और विधि से भी मिल जाए तो शायद नींद की भी आवश्यकता नहीं। शरीर को आराम चाहिए। और कोई ये सोचे कि मैं थोड़ी ज्यादा नींद कर लेता हूं तो मैं ज्यादा फ्रेश रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। जितनी उसे चाहिए वो खुद ही समझना है, जानना है। 6 घंटा 8 घंटा पर्याप्त नींद देनी है। एकदम कम भी नहीं कर देना, एकदम बढ़ा भी नहीं देना। बैलेंस। तालियां किसके लिए बजती है? रास्ते पे चलने वाले की रस्सी पर चलने वाले के लिए? रस्सी, क्योंकि बैलेंस है वहां पर। और जहां बैलेंस है वहां ब्लिस है, आनंद है। और जहां ब्लिस है वहां ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स अर्थात आशीर्वाद, कृपा, दया। तो माइंड पावर को यदि बढ़ाना है, अति सर्वत्र वर्जते, अति में कहीं पर भी नहीं जाना है। जहां अति होगी जीवन में, चाहे संबंधों की ले ली, किसी से इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए एक व्यक्ति के कि अब घृणा उत्पन्न होने लगी। इसके लिए 2 व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, मां बाप और बच्चों के बीच में भी एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसको, वो रहना ही चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो घृणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस व्यक्ति के दोष भी दिखाई देने लगते हैं फिर। बैलेंस अर्थात डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अर्थात ये नहीं कि हम प्रेम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे, ख्याल नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, पर इमोशनली फिर भी डिटैच है। इसी में सौंदर्य, इसी में ब्यूटी है। तो दूसरा प्रिंसिपल है माइंड पावर का, बैलेंस। तीसरा सी अर्थात क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता, नवीनता। रोज इस मार्ग से जाते हैं, आज चलो दूसरे मार्ग से जाके देखते हैं। क्रिएटिविटी, ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कविता लिखो, कुछ पढ़ो, परंतु कुछ तो नवीनता हो जीवन में। नहीं तो वही जीवन 10 साल से जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। वही दिनचर्या, वही उठना, वही अखबार, वही ऑफिस, वही सब कुछ। उसमें नवीनता कहां है? और जब तक नवीनता नहीं, माइंड प्रोग्रेस नहीं होगा। माइंड की पावर तब बढ़ती है जब उसे नवीनता दी जाती है। कोई ऐसे कार्य करो जो आज तक किया नहीं है। कोई ऐसी नई जगह पर जाओ जहां आज तक गए नहीं। हर दिन ऐसी स्थान पर जाओ, 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर आओ। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं, बहुत सारे फूल लेके, एक एक मरीज को एक एक फूल देके चले जाते हैं। उनका कोई रिलेशन, मरीज नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। दीज आर स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। बस दे दिया और चले गए। कोई वृद्धाश्रम है, हमारा कोई नहीं है वहां, विजिट दे दिया, कैसी फीलिंग होगी ऐसा करने के बाद? खुशी की।
एक निस्वार्थ खुशी। अनाथ आश्रम है, हमारा कोई संबंध नहीं है किसी से, हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे दिया, देने में खुशी है। नवीनता, जीवन में नवीनता, हर कर्म में नवीनता, हर कार्य में नवीनता, सोच में नवीनता, बोल में नवीनता, कर्म में नवीनता, व्यवहार में नवीनता। एक व्यक्ति के साथ हम हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते, क्या हम कुछ और प्रकार से व्यवहार करते हैं? बेचारा चौकीदार है, कोई उससे बात नहीं करता, क्या हम उसको बात करके निकल सकते हैं? नवीनता, कुछ तो नवीनता। और ये नवीनता दूसरे का भी कल्याण करेगी। घर में उसी तरह के बोल है हमारे, उसी तरह से बच्चों से बात करते, उसी तरह से पत्नी से बात करते, क्या इस व्यवहार में नवीनता ला सकते हैं? नवीनता, क्रिएटिविटी, कुछ लिखना, कुछ पेंट करना, कुछ ऐसी नई चीज करना जो आज तक नहीं की थी। तब माइंड पावर बढ़ेगी, तब चेतना के नए किवाड़ फाटक खुलेंगे, तब कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी जो पता ही नहीं थी, पर जो हमारे अंदर थी। तो सी अर्थात क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, न्यूनेस। उसके बाद में डी अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, उसको हिंदी में कहते हैं साक्षी भाव। अपने पूरे परिवार को, अपने ऑफिस को एक बार दूर से साक्षी होकर देखना, जैसे एक स्क्रीन है ये, इस स्क्रीन पर देखना बचपन में बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, अभी परिवार, और अभी कहां हूं। 24 घंटे में एक बार अपने आप को एज अ ऑडियंस देखना, एज अ स्पेक्टेटर, एक दर्शक की भांति। मैं वहां हूं और ये गेम यहां चल रहा है, खेल यहां चल रहा है। जैसे ग्राउंड है, अखाड़ा है, मैं ऊपर बैठा हुआ, प्ले चल रहा है। जीवन में जो कुछ हो रहा है खेल हो रहा है ये, क्योंकि हम अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि डिटैच नहीं हो पा रहे। उस डिटैचमेंट के लिए तो जहां जहां साक्षी का भाव होगा, साक्षी की साधना होगी, हमारे मन की शक्तियां बढ़ जाएगी। सभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होकर बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक बजाएंगे, कोई भी, आंखें बंद, दोनों पैर रिलैक्स, शरीर स्थिर, देह की सारी हलचल समाप्त। समग्र चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। स्थूल शरीर में विराजमान चेतना की शक्तिशाली तरंग मैं हूं। देख रहा हूं एक विशाल पर्दा अपनी आंखों के सम्मुख। ये मेरे जीवन के दृश्य है। दिखाई दे रहा है बचपन, मेरे माँ बाप, भाई बहन, और आगे मेरी स्कूल, पाठशाला, शिक्षकगण, मित्र, और आगे कॉलेज, दिखाई दे रहे हैं जीवन की वो सारी घटनाएं जो बहुत दुखद थी।
साक्षी होकर देख रहा हूं बस। अब वो घटनाएं दिख रही है जो बहुत सुखद थी। दिखाई दे रहा है वर्तमान, मेरा घर, घर के लोग, कैसा वायुमंडल है घर पर, प्रेम है, सुख है, समस्वरता, हार्मनी है, मंदिर है या तो कला है, क्या है? देख रहा हूं ऑफिस को, कार्य क्षेत्र को, ये मेरा जीवन, कैसा है? क्या वही कर रहा हूं जो करना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खो गया? जीवन की इस अनंत यात्रा में जिन साथियों के साथ मैं चल रहा हूं, क्या है ये सब? सब कुछ साक्षी होकर, दर्शक होकर अपने जीवन को देखता हूं। ओम शांति। डिटैच्ड ऑब्जर्वर 24 घंटे में एक बार सारे दृश्य को देख लेना अपने जीवन के। उसके बाद में ई तो सबसे पहला बताया अवेयरनेस लाना है, दूसरा बताया बैलेंस लाना है, तीसरा बताया क्रिएटिविटी लाना है, चौथा बताया डिटैचमेंट लाना है, उसके बाद है ई अर्थात एंथुजियाज्म, अपने जीवन में जो खो गया है उत्साह उसको फिर से लाना है। क्यों खो गया उत्साह? कुछ साल पहले कितने शायद हम अच्छे थे और कैसी तरंगे थी जीवन में, अब आगे बढ़ते बढ़ते कहीं उत्साह तो नहीं खो गया? वो सारी चीजें करनी है जिससे उत्साह जागृत हो जाए, वो सारी चीजें करनी है जिससे आत्मा में उत्साह फिर से भर जाए, फिर से नवीनता आ जाए, एनर्जी आ जाए। सोचो वो कौन से काम थे हमको करने थे पर नहीं कर पाए, उसकी एक लिस्ट बनानी है। जो सोचा था ये मुझे करना था, परंतु जीवन की जटिलता ने ऐसा जकड़ लिया कि वो छूट गया। वो छोटे छोटे कार्य हो सकते हैं, वो कार्य हो सकता है समुद्र के तट पर जाकर पत्थर बीनना, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे कार्य थे, छोटी छोटी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, नहीं कर पाए, दब गई, सप्रेशन हो गया, उसको फिर से जागृत करना है। उसके बाद में है एफ अर्थात फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करना है जीवन में। सबसे ज्यादा महत्व मैं किसको दूं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है या परिवार इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या और कुछ, या संबंध इंपॉर्टेंट है? इसमें एक बात आपसे कहेंगे, यदि व्यक्ति और कर्म
सेवा, इसमें से यदि कुछ चुनना है तो व्यक्ति को चुनना, संबंध को चुनना। जैसे आपका एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया, आपने उसे इतना डांटा, या कोई नौकर है उसकी वजह से नुकसान हो गया, उसको इतना डांटा, वो नौकर चला गया, वापस नहीं आएगा आप। व्यक्ति का महत्व अधिक है, वो नुकसान तो वापस हो जाएगा पर व्यक्ति वापस नहीं आएगा। इस संस्था में दादी प्रकाशमणि थे कभी, हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नीचे शांतिवन है, बहुत बड़ा कैंपस है, वहां पर सेवा के लिए एक नया भाई आया। अब वो नया था, उसको क्या पता, वहां पर 20,000 लोगों के लिए भोजन बनता है और ऐसी बहुत सारी सेवाएं होती है। एक बार सुबह 4 बजे वो किचन में चला गया, एक कढ़ाई थी और जिसमें चाशनी, वो शक्कर की बनती ना, वो रखी थी। उसको लगा वो पानी है, और कितने किलो की होगी वो, बहुत सारी, उसको लगा पानी है, उसने उड़ेल दी। और फिर उसको इतना डर लग गया कि मेरे वजह से इतना नुकसान हो गया, और वो बात सब जगह फैल गई, डिपार्टमेंट में फैल गई, इंचार्ज को पता चल गया, और वो जो बात थी दादी तक पहुंच गई, हु इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो इतना डर गया कि बस अब तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरे वजह से इतना नुकसान हो गया। तो दादी ने उसको बुलाया, और दादी ने, वो इतना डर रहा था कि अब पता नहीं मैं क्या उत्तर दूं, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। दादी ने उसको बुलाया और कहा, कैसे हो, नाश्ता किया, उसको टोली दी खाने के लिए और रवाना कर दिया। बस उसका मेंशन भी नहीं किया। अगर उसको डांट दिया होता तो शायद वो ये यज्ञ छोड़कर ही चला गया होता, कभी नहीं आया होता वापस। व्यक्ति संबंध इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस, या आपका नुकसान और जो कुछ हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति वापस नहीं आते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जीवन में प्रायोरिटी मैं किसको दूं? उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने को प्रायोरिटी दूं, या उठते ही ध्यान, थोड़ा सा योगा करने को प्रायोरिटी दूं? उठते ही संसार की बातें सुनने में लग जाऊं, या थोड़ा अपने आप को स्टेबिलाइज करूं, शांत करूं, अपने मन की शक्तियां बढ़ाऊं? किसको मैं प्रायोरिटी दूं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद में जी, गोल सेटिंग। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है वो भटक जाएगा। निर्लक्ष्य जिसका जीवन चल रहा है, बड़े शहरों में जाओ और किसी को पूछो, लोग भाग रहे, आप देखो उधर दादर रेलवे स्टेशन मुंबई, सब भाग रहे। किसी को पूछो कहां जा रहे हो, वो कहता है बस जाना है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। लक्ष्य क्या है वो पता नहीं। जब तक जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण ना हो, ऐसे ही जी रहे, कोई ना कोई लक्ष्य हो, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इसका टारगेट है मेरे जीवन में खुशी हो, घर में माहौल बहुत अच्छा हो, संबंधों में मधुरता हो, कार्य क्षमता, वर्क इफिशिएंसी बहुत हो। पर जैसे लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है गोल सेट करो, तब जाके माइंड में पावर आएगी, अपने आप पावर आएगी। जब उसको लक्ष्य दिया जाएगा ये करना है, अपने आप सब तरफ से ध्यान हट जाएगा। जैसे कोई एक बच्चा है, उसको क्रिकेट मैच बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, परंतु उसके ही शहर में मैच आई हुई है, परंतु उसकी एग्जाम है 15 दिन के बाद, और उसका लक्ष्य है एग्जाम में मुझे टॉप करना है, तो चाहे मैच भी आने तो वो नहीं जाएगा उसका, क्योंकि लक्ष्य है टॉप करना, इसलिए वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो जब लक्ष्य होता है तो माइंड फोकस हो जाता है। उसके बाद है एच, अर्थात हैबिट्स, नई आदतें। आदतें बनने के लिए कितना दिन लगता होगा? एक आदत बनने के लिए कई सारे वैज्ञानिक संशोधन किए गए इस पर, कई लोगों ने अलग अलग आंकड़े बताए, परंतु एक आंकड़ा जो बताया वो है 21 दिन। 21 दिन तक अगर एक ही चीज करते रहो तो वो 22वें दिन अपने आप होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पश्चिम जगत का विचारक था मैक्सवेल,
उसने किताब लिखी थी एक साइको साइबरनेटिक्स। वो पहले सर्जन था, फिर प्लास्टिक सर्जन बना, फिर साइकोलॉजिस्ट बना। तो जिन लोगों के पैर काटे गए थे क्योंकि गैंग्रीन हो गया था, पैर काटने के बाद भी, अबो नी एम्पुटेशन करने के बाद में भी व्यक्ति को लगता है मेरे पास पैर है, फैंटम लिंब, उसको ये स्वीकार करने के लिए कि पैर नहीं है 21 दिन लग गए लगभग। जिनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, चेहरा बदल गया, नए चेहरे को स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगे। कमरा बदल दो, नई जगह पर जाओ, सेट होने के लिए 2-3 दिन लगते हैं, पूरा सेट होने के लिए 21 दिन लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है। तो कोई भी आदत के लिए कुछ दिन लगते हैं। तो ऐसी कुछ क्रिएटिव हैबिट्स क्रिएट करनी है, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि मैं कौन सी आदत है जो मुझे दूसरों में दिखती है बहुत अच्छी है, मुझ में नहीं है और मुझ में आनी चाहिए, मैं क्या करूं। ऐसी पावरफुल हैबिट्स कि वो एक बार हैबिट बन गई तो अपने आप काम करेगी, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी आदतें बनानी है। कोई उदाहरण आपकी तरफ से जो आपने यहां सीखा पिछले 2 दिनों में और आपको लगा कि यह आदत मुझ में होनी चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठना और खुद को समय देना। फर्स्ट लव यूर सेल्फ, FLY, फ्लाई, दूसरों को बाद में। हिंदी में शब्द है स्वार्थ। एक्चुअली धर्म में बहुत अच्छा शब्द है, परंतु गलत हाथों में चला गया, इसके लिए अर्थ बदल गए। बाकी स्वार्थ अर्थात स्वयं की मुक्ति के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, अर्थात स्व के अर्थ। पर जैसे कहा, गलत हाथों में चला गया शब्द, इसके लिए अर्थ भी बदल गए। बाकी उसके आध्यात्मिक अर्थ बहुत ऊंचे है। तो नई आदतें बनानी है, ऐसी कुछ आदतें बना दो पावरफुल कि जो मुझे बहुत हेल्प करे, फिर वो आदत काम करेगी। तो जैसे जेम्स एलन, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट था बहुत बड़ा, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं एक बार खड़ा था न्यूयॉर्क की एक सड़क पर, टपरी पर चाय पी रहा था, तो वहां से मैंने देखा एक व्यक्ति आ रहा है जिसके सर पर बहुत सारा सामान है, और मुझे एक खुराफत सूची, मैंने जानबूझ के चिल्लाया अटेंशन, और जैसे ही अटेंशन कहा वो अटेंशन हो गया और उसका सारा सामान गिर गया। वो मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर था, तो वो एकदम गुस्से में आ गया। वो ऑफिसर आने लगा और कहा तुमने अटेंशन कहा क्या? तो जेम्स एलन ने कहा अच्छा, कोई अटेंशन कहना पाप है क्या इस दुनिया, इस देश में? उसने कहा पाप तो नहीं है, पर मैं मिलिट्री में रह चुका हूं 30 साल और अभी 10 साल से रिटायर हूं, पर जैसे ही तुमने अटेंशन कहा वो आदत याद आ गई और वो सामान सारा गिर गया। उसने कहा यहां तक कि अगर मैं मर जाऊं और कब्र में हूं और कोई अटेंशन कहता तो हो सकता है मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। आदत ऐसी पक्की है। तो फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स। उसके बाद है आई अर्थात इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस अर्थात क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी अर्थात उत्कंठा। जैसे आप यहां आए, उत्कंठा हो, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये संस्था क्या है, ये कैसा यहां का वातावरण है। इस वातावरण में और संसार के एयरपोर्ट, मार्केट, बाजार, बस स्टैंड, इस वातावरण में कुछ अंतर है या नहीं है, क्या है, ये सारी उत्सुकता हो। ये यहां कार्य कैसे चलता है, कौन इसको ये कर रहा है, ये मनुष्य का कार्य है या कुछ और है, क्या है। क्यूरियोसिटी जागृत हो, हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी। और अपनी क्यूरियोसिटी को दबा नहीं देना है और रखना है उसे। जैसे छोटे बच्चे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, टमाटर लाल क्यों है और पत्ते हरे क्यों है, और हम उनको क्या कहते हैं, बस हरे होते, चुप, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना। D.H. लॉरेंस नाम का एक कवि है, इंग्लैंड, इंग्लिश में हुआ था। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि एक छोटे बच्चे ने मुझे एक बार पूछा कि ये पत्ता हरा क्यों है। तो मैंने बहुत सोचा और आखिरी में उसको कहा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अगर ये कहता कि इसमें क्लोरोफिल है तो प्रश्न तो फिर भी वही है ना, क्लोरोफिल हरा क्यों है। कुछ भी कहूं तो प्रश्न तो वही रहेगा। ये स्वीकारना कि आई नो नॉट, मुझे पता ही नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्यूरियोसिटी का भाव जागृत करना है। तब माइंड पावर अपने आप बढ़ जाती है कि हर चीज क्यूरियस हो जाना उसमें। ये फूल रखे, ये क्या है, कहां से आए, क्या है, तो क्यूरियस। उसके बाद में जे अर्थात जर्नी। जर्नी अर्थात ट्रैवल। ट्रैवल अर्थात 2 प्रकार के ट्रैवल है, एक इनसाइड जर्नी, एक आउटसाइड जर्नी। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में, उनके पास जनरल नॉलेज, उनका एक्यूमेन वो थोड़ा ज्यादा होता है, उनको बहुत इंफॉर्मेशन होती है संसार के बारे में और डरते नहीं है छोटी छोटी चीजों से।
असंख्य धर्मों की या स्थानों की संस्कृति का जिन्होंने अध्ययन किया है वो थोड़े मैच्योर